Good morning to all. फर्स्ट ईयर AHDP में फिजियोलॉजी में हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्या होते हैं, दो से ज़्यादा जहाँ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स पाई गई वो ओलिगो हो गए, 10 से ज़्यादा वाले 2 से 10 तक ओलिगो, 10 से ज़्यादा वाले पॉलीसेक्राइड्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कार्बोहाइड्रेट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही जरूरी और किस में कितना पाया जाता है ये हम पहले देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संरचनात्मक प्रतिशत अनाजों में अधिक पाया जाता है, इसीलिए हम अनाज खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को। तो अनाज के दानों में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट, भूसा व सूखी घास में 50%, अंडरलाइन कर लेना भैया। हरी घास व साइलेज में 5 to 20%, फलों में 25%। तो ये आपके आगे भी काम आएंगे, अगर आप याद कर लोगे तो ये साइलेज हरी घास में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, भूसा और सूखी में ये कितना, अपने को एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि उसमें 50%, उसमें 5 से 20%, क्योंकि फलों में 25% फल तो खाते ही नहीं, जानवरों को खिलाते ही नहीं। और दाना जो है ये भी उन जानवरों को देते हैं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी है जिनकी, बाकी कहाँ देते हैं। चलिए, पशु की खुराक का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। यह पशु के निर्वाह, वृद्धि, उत्पादन व कार्यों के उपयोग होने वाली शक्ति के प्राथमिक स्रोत है। मैंने कहा एनर्जी, विशेष तौर से एनर्जी है। शरीर के ताप को सामान्य रखने के लिए इम्पोर्टेंस है इनकी बड़ी। पौधे आवश्यकता से अधिक पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित रखते हैं। वह पशुओं के आहार का मुख्य भाग स्टार्च होता है। चावल, मक्का, जौ आदि अनाजों व आलू और जमीन के अंदर पैदा होने वाले फलों में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जानवरों के भोजन का बड़ा भाग बनाते हैं, जो उन्हें भोजन की बल्कीनेस एंड सैचुरेशन। बल्कीनेस क्या होती है? आपने हरा दे दिया पशु को, या यूं आप अपने पे लीजिए, आपने सलाद खा लिया लेकिन आपकी संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि के लिए हम रफेज बल्क बनाने के लिए जानवर में देते हैं, हरा जो है वो साथ में उसके मिक्स करते हैं। तो ये बाहर अकेला हरा बल्क नहीं बना सकता। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए, अकेला हरा बल्क नहीं बना सकता। संतृप्तता जिसको कहते हैं, संतुष्टि, वो नहीं कर सकता, अकेले हरे से नहीं आएगी उसको। और क्या है, अगर आप उसमें रफेज देते हैं साथ में, तो उसमें सैचुरेशन और बल्कीनेस दोनों की पूर्ति होती है। नॉन रूमिनेंट्स मोनोगैस्ट्रिक पोषण में सेलुलोज केवल बल्कीनेस प्रदान करते हैं, जो कि आंतों की अभिक्रिया को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अकेला अगर आप हरा देते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी आंतों की जो मोटिलिटी है वो जैसे कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया पीछे, इंफेक्शन अभी पढ़ के आए, अगर रूमिनल मूवमेंट कम हो जाएंगे तो इंफेक्शन की स्थिति आती है। प्रदान करते हैं, जो कि आंतों की अभिक्रिया को उद्दीपित करते हैं, जिसके कारण अन्य एंजाइम का स्त्राव व आंत की क्रियाशीलता, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह सेलुलोज पाचन में सहायक सिद्ध होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। रूमिनेंट्स में सेलुलोज मुख्य पोषक पदार्थ है। रूमिनेंट्स में जीवाणुओं द्वारा पाचन होता है।
ये सूक्ष्म जीवाणु सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज को एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड व प्रोपियोनिक एसिड में तोड़ देते हैं, जो सर्कल आगे हम पढ़ेंगे। सर्कल जो है पूरा ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे, कैसे ये पाचन होता है, किस तरह की क्रिया। आगे हम मेटाबॉलिज्म आ रहा है, अगला नेक्स्ट हमारा, उसमें हम पूरी इसकी बात को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। में तोड़ देते हैं ये सेलुलोज, इनमें टूट जाता है। जीवाणुओं में सेलुलेज नामक एंजाइम, अब देखिए कुछ भी नहीं है, नाम ही बदला है। सेलुलोज है, अब यहाँ सेलुलेज, एज लगाते ही ये एंजाइम है। ये सेलुलेज नामक एंजाइम होता है जो सेलुलोज को पचाने वाला मुख्य पदार्थ होता है। अंडरलाइन करना इसको, सेलुलेज। प्राणी आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को शरीर में ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेता है, और ये लीवर में भंडारण होता है। और जब इसकी आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर लेता है। ग्लाइकोजन लीवर में रहता है, जब जरूरत पड़ती है, कहीं स्केर्सिटी आती है, तो लीवर से ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और ब्लड में आता है और एनर्जी प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। यकृत अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा, फैट में परिवर्तित कर देता है। वह वसा शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचित होती रहती है। ये मोटापा आता है ना कहीं कहीं, बोले देखो जी ये कहीं कहीं आपने देखा होगा, बेडोल सा शरीर कईयों के देखे होंगे, तो वो जो जहाँ फैट ज़्यादा डिपोजिट हो जाती है, वो फैटी, वो मोटापा, वो उस जगह पे मोटापा आ जाता है। तो ये क्या होता है, अगर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हैं चले गए हैं, तो वसा यकृत क्या करता है, ये नेचुरल प्रभु की देन है, नेचर की देन है, तो ये फैट में उसको परिवर्तित कर देता है। और ये खास तौर से रूमिनेंट्स में इसका खास रोल होता है, कर देता है। वह वसा शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचित हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या विशेष रोल है। प्रोटीन को भी चेंज कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को भी चेंज कर देता है, अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में हो तो। ये आगे हम मेटाबॉलिज्म में कंप्लीट पढ़ेंगे। प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ महत्वपूर्ण हमारा जो है वो पदार्थ खाने में। दूसरा हमारे पास अब आता है प्रोटीन। सभी प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बने, अंडरलाइन कर लेना, बने होते हैं। वह इनमें सामान्यतः गंधक, फास्फोरस, गंधक, सल्फर, फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक व अमीनो समूह होते हैं। ये केमिस्ट्री अगर आपने +2 में मुझे लगता है केमिस्ट्री अवश्य पढ़ी होगी। अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है जो 2 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल में 2 तरह के जो हैं वो प्रोटीन हैं। एक तो है एसेंशियल अमीनो एसिड, आपने पढ़े होंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये प्रोटीन है 2 तरह का हो गया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं हम देखते हैं। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर समय नहीं कर पाता तो बाहर से लेने पड़ेंगे। इन अमीनो अम्लों की पूर्ति शरीर को बाहरी स्रोत से करनी पड़ती है। तो उसमें एग्जाम्पल में है अर्गिनिन, वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल अलानिन और थ्रियोनिन और
ट्रिप्टोफैन। अब इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये नाम है अर्जिनिन व हिस्टिडिन को अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसी को, बस इसी में से सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, क्योंकि अलग से हो गए ना दो, इसको अंडरलाइन कर लेना। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है, जरूरत नहीं है बाहर से लेने की। तो इसमें है ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, सेट्रुलिन एंड मिथॉक्सीप्रोलिन। ये है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का इन्होंने आगे वर्गीकरण किया है, वास्तविक प्रोटीन और अप्रोटीन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन NPN, इसमें एग्जाम्पल इन्होंने यूरिया। और वास्तविक प्रोटीन जो है इसमें सरल सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव्स लिए हुए, निकाले हुए कहीं से, डिराइव किए हुए व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इनमें एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, कंपाउंड प्रोटीन में न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस, तो ये जो उसके बाद में डेरिवेटिव प्रोटीन, कोएगुलेटेड प्रोटीन और पेप्टाइड्स। तो ये इनके वर्गीकरण में जुगाली करने वाले प्रौढ़ पशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता साधारण पेट भरने वाले अन्य पशुओं से बिल्कुल भिन्न होती है। जुगाली करने वाले प्रौढ़ पशुओं की प्रोटीन आवश्यकता साधारण पेट भरने वाले अन्य पशुओं से बिल्कुल भिन्न होती है। रूमन में स्थित सूक्ष्मजीवी, माइक्रोफ्लोरा कहते हैं इनको, या माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, एक ही बात है, माइक्रोब्स या माइक्रोफ्लोरा। अनावश्यक अमीनो अम्ल या नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस NPN सब्सटेंस को आवश्यक अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। ये माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रोफ्लोरा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका रोल बड़ा गजब है। देखिए, जब एंटीबायोटिक देते हैं तो ये माइक्रोफ्लोरा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं बार बार एंटीबायोटिक नहीं देनी, ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, एक लिमिट देनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो इन माइक्रोफ्लोरा को नष्ट ना होने दे, वो भी साथ में जो है वो साथ में वो चीज़ें देनी चाहिए। अगर हम वो साथ में देते हैं ट्रीटमेंट में, तो क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक हैं इन पे कम असर होता है और ये नुकसान नहीं पहुंचाती उनको। साधारण पेट भरने वाले पशुओं का प्रोटीन उपापचय रूमिनेंट्स के मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रूमिनेंट्स के सूक्ष्म जीवियों के प्रोटीन उपापचय से भिन्न होता है। दोनों की मेटाबॉलिज्म अलग है, ये समझ लें, बात ये कहना चाह रहे हैं। रूमिनेंट्स रूमन में निर्मित उत्तम गुणयुक्त सूक्ष्म जीवी प्रोटीन माइक्रोबियल प्रोटीन को छोटी आंत में पचाकर अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित करते हैं। रूमिनेंट्स रूमन में निर्मित उत्तम गुणयुक्त सूक्ष्म जीवी प्रोटीन माइक्रोबियल प्रोटीन को छोटी आंत में पचाकर अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। रूमिनेंट्स कई आवश्यक अमीनो अम्लों से रहित व कम जैविक मूल्यों
बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीनों को अधिक जैविक मूल्य वाली प्रोटीन में बदल देते हैं, क्योंकि उनको अच्छे प्रोटीन देगा कौन बेचारा? रूमिनेंट्स को कौन देता है अच्छे? तो ये प्रकृति ने एक ऐसी देन अंदर दे दी कि वो जो है चाहे कम बायोलॉजिकल मूल्य वाले भी खा लें वो, तो उनको अधिक बायोलॉजिकल मूल्य वालों में चेंज करने वाले अंदर प्रभु ने उनके अंदर पहले ही वो चीज़ें डाल दी हुई हैं। तो प्रोटीनों को अधिक जैविक मूल्य प्रोटीन बदल देते हैं। इसीलिए रूमिनेंट्स की प्रोटीन की आवश्यकता कम, उत्तम या औसत प्रोटीन से शुरू की जा सकती है। अगर कम भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, वो उसको चेंज कर लेते हैं यानी कि प्रोटीन में। इसके अलावा रूमिनेंट्स यूरिया जैसे नॉन प्रोटीनस, एनपीएन है ना, यूरिया भी पीछे एग्जाम्पल पढ़ा हमने, एनपीएन पदार्थों को सूक्ष्म जीवियों द्वारा प्रोटीन में बदलकर कुछ मात्रा में अपनी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। तो ये दोनों आपको अंडरलाइन करने हैं। ये जो दोनों लाइनें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। छोटे बछड़े बछड़ियों में रूमन बहुत कम विकसित होता, हुआ ही नहीं होता शुरू में, इसलिए शुरू में उसको दाना चारा नहीं देते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। होता अतः इसके विकसित होने तक खुराक में प्रोटीन की कमी की पूर्ति आवश्यक अमीनो अम्लों से की जा सकती है। तो शुरू में क्या है, बच्चे को देते हैं कि खुराक के रूप में इसको भाई ये भी दिया जाए, साथ में दूध में मिलाकर प्रोटीन ना, प्रोटीन एक्स वगैरह बच्चों को पिलाते हैं, आप देखते होंगे, आप बच्चों को पिलाते हैं। तो इनमें भी आप दे सकते हो, क्योंकि उस समय रूमन पूरा विकसित नहीं हुआ होता उनका। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता के लिए पढ़े, तो प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्या फंक्शन है इसके, यह भी बड़ा जरूरी है। पशु शरीर में प्रोटीन निम्न कार्य करता है। नंबर 1, शरीर की मांसपेशियां में उनके ऊतकों के निर्माण में सहायक है। शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक है। एंजाइमों व हार्मोन के उत्पादन में सहायक करता है। पाचक रसों के उत्पादन में सहायक करता है। जो जूस, पाचक रस, पैंक्रियाटिक वगैरह जूस जो है निकलते हैं, अधिक मात्रा में ली गई प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है। भ्रूण विकास में सहायक है। अंडे के उत्पादन में सहायक है। ऊन उत्पादन में सहायक है। देखिए ये दूध, त्वचा, बाल, खुर व सींग के विकास में सहायक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखिए दुधारू गायों में प्रोटीन युक्त भोजन दूध बनाने में सहायक है। शरीर के कोमल तंतुओं व आंतरिक अंगों में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट जो है फैट, वसा। फैट, वसा। वसा वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। वसा पानी में अघुलनशील होती है, परंतु ईथर, बेंजीन व क्लोरोफॉर्म में घुल जाती है। वसा व तेल एक जैसे होते हैं, परंतु कमरे के तापमान पर वसा ठोस होती है जबकि तेल द्रव्य होता है। ये वसा ही हैं जो जितने तरह के। तो फैट सिंपल फैट है, कंपाउंड फैट है, डेरिवेटिव्स हैं, वही लिए हुए, तैयार किए हुए, व्युत्पन्न। तो इसमें क्या है, देखिए सिंपल में क्या आता है, फैट और वैक्स। कंपाउंड में क्या आता है, फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। डेरिवेटिव्स में स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये इनका वर्गीकरण वसा भोजन का मुख्य भाग है। उत्तम स्वास्थ्य, वृद्धि व उत्पादन के लिए पशुओं की खुराक में एक निश्चित मात्रा में वसा का होना आवश्यक है। वसा के
ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यकता से अधिक वसा ऊर्जा के रूप में शरीर में संचित हो जाती है। वसा ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है। घी इसलिए खाते हैं ना कि जो काम करते हैं लोग, बोले भाई घी मोकड़ो घाल दो, काम करे टाबर। तो जो जोर का काम करते हैं, कसी चलाते हैं, खेत में काम करते हैं, तो ये उनके लिए एक ऊर्जा का बेस्ट जो स्रोत है। और जो बैठे बैठे खाते हैं उनके यहाँ डिपॉजिट ही होती रहती है, डिपॉजिट हो जाएगी किसी न किसी अंग में जा करके, वो नुकसानदायक है। तो इसलिए एक लिमिट मात्रा में, वो ज़्यादा खा सकता है जो काम करते हैं, खेत का कसी चलाते हैं, खूब खाएं चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एनर्जी देती है उनको, क्योंकि इसमें ऊर्जा प्रचुर मात्रा में एनर्जी होती है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ वसा पोषक तत्वों का अवशोषण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उसमें कौन से हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है और इनको संचित रखती है, इकट्ठा रखती है। जब जरूरत होती है तो धीरे धीरे ये बॉडी को देती रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो इसमें जैसे विटामिन ए, डी व के, ये वसा में ही घुलनशील है, तो ये वसा में ही एब्जॉर्ब रहते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बॉडी में ले लिए जाते हैं तो ये वसा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये वसा इनको एब्जॉर्ब रखती है जब तक जरूरत नहीं होती। जब जरूरत होती है इनको बॉडी फिर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। कम उम्र के बछड़ों, मेमनों, चूजों की खुराक में वसा का होना अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक आवश्यक होता है। क्यों? बछड़े, मेमने, चूजे, क्यों? एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनकी, नाचना, कूदना, खेलना, इधर उधर दौड़ते रहते हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनको ज़रूरत होती है। अब लास्ट वन में हम लेंगे वसा के फंक्शन और क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या काम करती है। वसा शरीर की कोशिकाओं व जीव द्रव्य का आवश्यक भाग है। शरीर की कोशिकाओं, सेल व जीव द्रव्य, सेल का शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करती है। दूध की वसा बढ़ाने में सहायक है। कैल्शियम व कैरोटीन के अवशोषण में सहायक है। कैरोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई व के। कैरोटीन ये कलर होता है ना, पीलापन जहाँ होता है वो ए में चेंज होता है, जो कि भैंस में नहीं होता, गाय में जनरली पाया जाता है। गाय के उसमें घी में आई थिंक कैरोटीन, हाँ शायद, बिल्कुल ठीक। अवशोषण में सहायक है। वसा में घुलनशील, अभी मैंने बताया ए, डी, ई, के को शरीर में पहुंचाने में सहायक है। वसा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायक है। फास्फोलिपिड शरीर से पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों से भी रक्षा करती है। अगर शरीर थोड़ा है फैट वाला तो डायरेक्ट चोट जो है हड्डी पे नहीं पहुंचती। अगर अकेली हड्डियाँ हैं तो चोट जो है सीधी हड्डी पर ही जाती है, तो ये उससे भी हमारी रक्षा करती है। तो ये हमने आज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, ये हमने आज जो है वो पढ़ लिए। अब हम आगे जो है विटामिन्स पे बाद में नेक्स्ट हमारे लेक्चर में उसका टोटल का जो है वो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।